नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम लेसन नंबर 21 का तीसरा वीडियो पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि आपको चार्ट में सारी चीज़ों का पता तो चल ही गया, मोटा मोटा तो आपको पता चल ही गया ना। आज हम डिटेल से लेते हैं पंचवर्षीय योजनाओं को। सबसे पहले देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना। इसका टाइम इसके लिए दिया हुआ है 1951 से 1956। मतलब क्या हुआ, 1951 में 1 अप्रैल 1951 में इस पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ हुआ और 31 मार्च 1956 को प्रथम पंचवर्षीय योजना की समाप्ति हुई है। ये इसका टाइम स्केल है। तो बिल्कुल इसी प्रकार से आपको इसके साथ में जोड़ करके याद करना है। अब देखिए, ये चीज़ें आपकी किताब में नहीं दी हुई हैं, जैसे मॉडल कौन सा है, प्राथमिकता का क्षेत्र क्या रहा है, ये चीज़ें किताब में दी हुई नहीं है। लेकिन थोड़ा सा एप्रोप्रिएट तरीके से पढ़ने के दृष्टिकोण से हमने इन चीज़ों को भी यहाँ पे मेंशन कर लिया है। तो मॉडल कौन सा मॉडल है जिसके ऊपर प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो भी काम किए गए हैं वो आधारित हैं। तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है, हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। और बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन सा, प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में बताइए, इस प्रकार से ना। प्राथमिकता, सबसे ज़्यादा प्राथमिकता में किसको रखा गया, कृषि क्षेत्र को। सबसे ज़्यादा प्राथमिकता किसको दी गई, कृषि क्षेत्र को। अब देखिए, मॉडल और प्राथमिकता जो है ये दोनों ही चीज़ें आपको इसी रूप में ध्यान करनी है। और किताब में क्या दिया हुआ है, किताब में सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य दिया हुआ है। 3 टॉपिक किताब में दिए हुए हैं। एक तो जैसे आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या रहा है, प्रमुख प्राथमिकताएं और उपलब्धियां। तीसरा टॉपिक क्या है, उपलब्धियां, ये रहा। ठीक है ना, कौन कौन सी उपलब्धियां प्राप्त की गई हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना में, प्रमुख प्राथमिकताएं क्या रही हैं, उद्देश्य क्या रहा है। ठीक है ना, तो ये चीज़ें हमने चार्ट के रूप में भी लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया। अब देखिए, उद्देश्य की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले उद्देश्य की हम बात कर लेते हैं, ये पहला टॉपिक है। फिर दूसरा प्रमुख प्राथमिकताएं और तीसरा होगा उपलब्धियां। ठीक है ना, तो उद्देश्य देखिए, स्वतंत्रता के पश्चात, मतलब स्वतंत्रता 1947 की बात हो रही है। स्वतंत्रता के बाद 1 अप्रैल 1951 को 1 अप्रैल 1951 को प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ किया गया। इस योजना में खाद्य समस्याओं को दूर करने पर सर्वाधिक बल दिया गया, क्योंकि देखिए 2 चीज़ें हैं। एक तो स्वतंत्रता के बाद में जैसे ही पाकिस्तान अलग देश के रूप में विकसित होता है, तो अलग हो जाता है, तो हमारे यहाँ पे खाद्य समस्या उत्पन्न हो जाती है। क्योंकि हमारे पंजाब और हरियाणा का अधिकांश जो भाग है, पंजाब का विशेषकर पंजाब का जो अधिकांश भाग है वो पाकिस्तान में चला गया, उपजाऊ क्षेत्र चला गया। सिंधु घाटी का उपजाऊ क्षेत्र जो है पंजाब में चला गया। अब यहाँ पे खाद्य समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो खाद्य समस्या का निदान करने के लिए, खाद्य समस्याओं को दूर करने के लिए सर्वाधिक बल दिया गया किसके ऊपर, कृषि के ऊपर, है ना। एवं कृषि उत्पादकता में वृद्धि इस योजना का प्रमुख उद्देश्य रहा है, उद्देश्य था। ठीक है ना, कृषि उत्पादकता में वृद्धि इस योजना का प्रमुख उद्देश्य था। यहाँ पे ये था लिखा हुआ है। ठीक है ना। अब प्रमुख प्राथमिकताएं देखिए, मतलब उद्देश्य में सिर्फ और सिर्फ आपको 2 चीज़ें ध्यान करनी है। स्वतंत्रता के बाद में जैसे ही भारत स्वतंत्र होता है, तो भारत का अधिकांश जो उपजाऊ क्षेत्र है वो पाकिस्तान में चला गया। और पाकिस्तान में जाने के कारण क्या हुआ कि यहाँ पे बढ़ती हुई तीव्र जनसंख्या के लिए खाद्य समस्याएं उत्पन्न हो गई। अब खाद्य समस्याओं को दूर करने के लिए कृषि क्षेत्र के ऊपर अधिक बल दिया गया। तो ये ध्यान करना आपको। ठीक है ना। अब देखिए, प्रमुख प्राथमिकताएँ क्या क्या हैं, प्राथमिकताओं में किसको रखा गया, हमने बात की तो है ना। प्रमुख प्राथमिकताएं देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना में खाद्य समस्याओं को दूर करने के लिए कृषि व सिंचाई को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। कृषि व सिंचाई को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई, कृषि क्षेत्र को और सिंचाई को मुख्य प्राथमिकता में रखा गया। तथा इस परियोजना में ही, प्रथम जो पंचवर्षीय योजना है उसकी बात हो रही है, इस परियोजना में ही
सिंचाई के लिए अब देखिए हमने क्या बात की है, हमने चार्ट में क्या देखा था, BHD के बारे में हमने पढ़ा था, आपको ध्यान होगा, BHD। बी का मतलब हमने क्या लिया था, भाखड़ा नांगल बांध जो सतलज नदी पर पंजाब में बना हुआ है, भाखड़ा नांगल बांध, ठीक है ना। और हीराकुंड बांध, एच का मतलब हीराकुंड बांध जो महानदी पर बना हुआ है उड़ीसा में। उसके बाद में डी का मतलब क्या है, दामोदर घाटी परियोजना, बहुउद्देश्य परियोजना, दामोदर घाटी बहुउद्देश्य परियोजना। दामोदर घाटी बहुउद्देश्य परियोजना के रूप में इसलिए मानी जाती है क्योंकि दामोदर नदी के ऊपर दामोदर घाटी बहुउद्देश्य परियोजना को चलाया गया है, जिससे पेयजल सुविधा भी कंप्लीट होती है, वनस्पति के लिए पानी भी प्राप्त होता है, नहरें भी निकाली गई हैं, विद्युत उत्पादन भी किया जाता है। तो बहुत से जो उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति इस दामोदर घाटी परियोजना के द्वारा होती है, इसलिए इसे बहुउद्देश्य परियोजनाओं के अंतर्गत काउंट किया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो BHD का मतलब समझ गए आप, डी का मतलब दामोदर घाटी बहुउद्देश्य परियोजना। तो मुख्य रूप से हम बात करें कि प्रमुख प्राथमिकताओं में यहाँ पे कृषि व सिंचाई को सर्वोच्च स्थान दिया गया और इसके लिए इनकी पूर्ति के लिए भाखड़ा नांगल बांध है, हीराकुंड बांध है, दामोदर घाटी बहुउद्देश्य परियोजनाओं का निर्माण किया गया। इस पंचवर्षीय योजना में उद्योगों को व सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को अंतिम स्थान दिया गया। कहने का मतलब जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है उसमें जो औद्योगिक इकाइयां हैं उनको विशेष स्थान नहीं दिया गया, अंतिम स्थान पर इनको रखा गया, प्राथमिकता में इनको नहीं रखा गया। उद्देश्य उद्योगों व सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को अंतिम स्थान पर रखा गया, ठीक है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए उपलब्धियों में प्रमुख जो उपलब्धियां हैं, प्रमुख उपलब्धियों में देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना के द्वारा अल्पकालिक उद्देश्यों की पूर्ति की जा सकी। जो अल्पकालिक उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति ही इस पंचवर्षीय योजना के द्वारा की जा सकी। जैसे आर्थिक असंतुलन को दूर करना, दो क्षेत्रों के मध्य में जो असंतुलन बना हुआ है आर्थिक रूप से, तो उन आर्थिक असंतुलन को दूर करने का प्रमुख कार्य इसमें रखा गया, उपलब्धियों के रूप में प्राप्त कर लिया गया। आर्थिक असंतुलन का दूर होना, खाद्यान्नों में वृद्धि होना, खाद्य फसलों में वृद्धि हो गई, मूल्य स्तर घटने से अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो गई। वस्तुओं का मूल्य जो स्तर है वो घट गया। अब वस्तुओं के मूल्य स्तर घटने से क्या हुआ, अर्थव्यवस्था मजबूत हो गई, महंगाई दर घट गई ना, इसलिए। अब देखिए दूसरी पढ़ते हैं अपन, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की हम बात करें। टाइम स्केल का आपको पता चल गया था, पहले पता चल गया था 1956 से 1961। मतलब क्या हुआ, 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक द्वितीय पंचवर्षीय योजना रही है। और मॉडल देखिए इसका, मॉडल कौन से मॉडल पर आधारित है, प्रोफेसर पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। मैं कहने का मतलब इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना की जो रूपरेखा है वो महालनोबिस महोदय ने प्रस्तुत की है। तो मॉडल मतलब पीसी महालनोबिस मॉडल पर ही लगभग सभी पंचवर्षीय योजनाओं का मॉडल प्रस्तुत किया गया है। और वास्तव में अगर व्यवस्थित तरीके से देखें तो पंचवर्षीय योजनाओं का प्रारंभ द्वितीय पंचवर्षीय योजना से ही माना जाता है। प्राथमिकता में किसको रखा गया, प्राथमिकता में भारी उद्योगों को रखा गया। उद्देश्य देखिए, इस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया तथा इस पंचवर्षीय योजना में ही आधारभूत उद्योगों के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। आधारभूत जो उद्योग हैं उनके विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई, आधारभूत उद्योगों को, तथा परिवहन में संचार, सिंचाई व विद्युत विकास को क्रमशः
प्राथमिकता दी गई। कहने का मतलब हम यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि जो आधारभूत उद्योग हैं उनको प्रथम प्राथमिकता में रखा गया, परिवहन व संचार को द्वितीय प्राथमिकता में रखा गया, सिंचाई व विद्युत विकास को तृतीय प्राथमिकता में रखा गया। तो क्रम से प्रथम स्थान पर तो प्राथमिकता किसको दी गई? आधारभूत उद्योगों को। दूसरे स्तर पर परिवहन व संचार को, और तीसरे स्तर पर किसको दी गई प्राथमिकता? सिंचाई व विद्युत विकास को दी गई। ठीक है ना। अब देखिए प्राथमिकताएं देखिए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण के विकास के लिए भारी उद्योगों की स्थापना को प्रमुख प्राथमिकता दी गई। देखिए हम बार बार क्या बात कर रहे हैं? हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि जो प्राथमिक द्वितीय पंचवर्षीय योजना है उसमें औद्योगिकरण के विकास के लिए भारी उद्योगों की स्थापना को प्रमुख प्राथमिकता दी गई। भारी उद्योग प्राथमिकता में भारी उद्योगों को रखा गया, और यहाँ उद्देश्यों में भी प्रथम स्थान आधारभूत उद्योगों के लिए रखा गया है ना। तो ये आपको अच्छे से ध्यान करना है। अब देखिए यहाँ पे उपलब्धियों की हम बात कर लें, कौन कौन सी उपलब्धियाँ हैं जिनकी यहाँ पे प्राप्ति हुई है। हमने चार्ट में भी पढ़ लिया था कि चार्ट में हमने क्या पढ़ा था, आपको ध्यान होगा। चार्ट में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? एक तो जैसे आर पढ़ा था, बी पढ़ा था और डी पढ़ा था। मतलब क्या हुआ? आरबीडी। पहले एक पुस्तक चलती थी आरबीडी के नाम से, है ना। मतलब जैसे संजीव पासबुक है वैसे चलती थी वो, तो आरबीडी उसका नाम था। तो आरबीडी से हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं? आरबीडी एक ट्रिक है, ना कि नाम है, इनका कोई शॉर्ट नाम नहीं है ये। आरबीडी सिर्फ और सिर्फ याद करने के पर्पज़ से हमने इसको आरबीडी नाम दिया है। ठीक है ना। तो आर का मतलब तो क्या हो गया? राउरकेला। ठीक है ना। बी का मतलब क्या हो गया? बी का मतलब हो गया आपका भिलाई। बी का मतलब आपका ये भिलाई हो गया, और डी का मतलब आपका दुर्गापुर हो गया। यहाँ पे देखिए ये दुर्गापुर हो गया, तो आरबीडी हो गया ना। इस पंचवर्षीय फिर से देखते हैं। इस पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के दृष्टिकोण से भारी उद्योगों जैसे रूस के सहयोग से भिलाई। अब रूस के सहयोग से तो कौन सा? भिलाई। भिलाई कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। कब स्थापना की गई? 1959 में। जर्मनी के सहयोग से राउरकेला कहाँ है? उड़ीसा में। कब? 1959 में। ग्रेट ब्रिटेन के सहयोग से, मतलब ब्रिटेन के सहयोग से दुर्गापुर कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। कब स्थापना की गई? 1956 में। 1956 में दुर्गापुर 1956 में, और आपका भिलाई और राउरकेला जो है वो 1959 में। तो ये ध्यान करना है। मतलब हम क्या बात कर रहे हैं? राउरकेला जर्मनी के सहयोग से 1959 में, भिलाई आपके आरबीडी की बात कर रहे हैं ना, भिलाई आपके छत्तीसगढ़ में 1959 में, और राउरकेला उड़ीसा में 1959 में, और ग्रेट ब्रिटेन के सहयोग से दुर्गापुर जो है पश्चिम बंगाल में 1956 में। ये लोहा इस्पात भारी उद्योगों की स्थापना की गई है। भारी उद्योग हैं ये जिनकी स्थापना की गई है। तो ये भी आपको ध्यान करना है। पहले भी हमने भारत के उद्योग पढ़ते समय इनके बारे में बात कर ली थी, 9वें लेसन में हम पढ़ रहे थे ना, तो उस समय। तो यहाँ पे उपलब्धियों के रूप में सिर्फ भारी उद्योगों की स्थापना की गई, और एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे 3 उद्योग आपके सामने हैं। भिलाई लोहा इस्पात केंद्र, राउरकेला लोहा इस्पात केंद्र, और दुर्गापुर लोहा इस्पात केंद्र। इन 3 भारी उद्योगों की स्थापना की गई। अब देखिए यहाँ पे हम तृतीय पंचवर्षीय योजना की हम बात करते हैं। 2 के बाद में तीसरी है ना। 2 के बाद में तीसरी है, और तीसरी पंचवर्षीय, देखिए इसमें 3 से क्या क्या याद करना है। तीसरी पंचवर्षीय योजना, ठीक है। तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है ये 3 विद्वानों के मॉडल पर आधारित है। तीसरी पंचवर्षीय योजना 3 जो विद्वान हैं उनके मॉडल पर आधारित है। एक तो ये चीज़ ध्यान करनी है, तीसरी से 3, ठीक है। साथ में ही तीसरी जो पंचवर्षीय योजना है, तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है वो सबसे असफल पंचवर्षीय योजना है, सबसे असफल, जिसके पीछे 3 कारण हैं। कितने कारण हैं? 3। तीसरी पंचवर्षीय योजना के असफल होने के पीछे भी कितने कारण हैं? 3 कारण हैं। एक बात तो हमने मॉडल कितने लोगों के मॉडल पर आधारित है? 3 लोगों के मॉडल पर। सैंडी है, चक्रवर्ती है, PC महालनोबिस, ठीक है। 3 लोग हैं, तीसरी के लिए 3 लोग।
उसके बाद में तीसरी पंचवर्षीय योजना सबसे असफल है, जिसके पीछे कितने कारण हैं? 3, जिनकी भी हम बात कर लेंगे। एक चीज़ तो ये ध्यान करनी है, दूसरी चीज़ असफलता के पीछे कितने कारण? 3 कारण, ये क्या ध्यान करनी है। और तीसरी चीज़ क्या ध्यान करनी है? तीसरी पंचवर्षीय योजना के तुरंत बाद 3 एक वर्ष की वार्षिक योजनाएं चलाई गई। तो तीसरी चीज़ क्या? तीसरी के बाद में 3 एक वर्ष की वार्षिक योजनाएं चलाई गई, ये भी आपको ध्यान करना है। तो 3 चीज़ें तीसरी से याद हो गई ना, ऐसे ध्यान करना है। अब देखिए हम एक को लेकर के बात कर ले। इसका मॉडल तो कौन है? तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है उसका टाइम स्केल तो आपको पता है ही, 1961 से 1966, 1961 से 1966 हो गया। अब मॉडल के लिए सैंडी है, चक्रवर्ती है, पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। प्राथमिकता में एक तो आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता दी गई कि कैसे भी हो देश को आत्मनिर्भर बनाया जाए, और स्वतः स्फूर्त अर्थव्यवस्था, स्वतः स्फूर्त अर्थव्यवस्था, स्वतः स्फूर्त अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि ऐसे क्षेत्रों का विकास किया जाए, ऐसे क्षेत्रों में अधिक से अधिक विकास किया जाए ताकि जो देश की अर्थव्यवस्था है वो अपने आप ही ग्रोथ करने लगे, अपने आप ही वृद्धि करने लगे, देश की अर्थव्यवस्था अपने आप ही मजबूत होने लगे। ऐसे क्षेत्रों में विकास किया जाए ताकि देश आत्मनिर्भर भी हो सके और साथ में ही देश की जो अर्थव्यवस्था है वो अपने आप ही, स्वतः स्फूर्त का मतलब होता है अपने आप ही वृद्धि करे, ठीक है ना। तो ये ध्यान करना है, प्राथमिकता में इन क्षेत्रों को रखा गया। अब उद्देश्य देख लेते हैं अपन। इस पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता व स्वतः स्फूर्त अर्थव्यवस्था की स्थापना को प्राप्त करने का प्रमुख लक्ष्य रखा गया, ठीक है ना। वही चीज़ें हैं यहाँ भी, उद्देश्य में किसको रखा गया? एक तो आत्मनिर्भरता को रखा गया और एक स्वतः स्फूर्त अर्थव्यवस्था की स्थापना को प्राप्त करने का प्रमुख उद्देश्य या लक्ष्य रखा गया। अब प्राथमिकताएं देख लीजिए यहाँ पे। देश को आर्थिक रूप से मजबूत करने के दृष्टिकोण से आत्मनिर्भर व स्वतः स्फूर्त, आत्मनिर्भर व स्वतः, ये दोनों शब्द आपको अच्छे से ध्यान करने हैं। आत्मनिर्भर व स्वतः स्फूर्त अर्थव्यवस्था प्राप्त करने के लिए खाद्य पदार्थों में वृद्धि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। खाद्य पदार्थों में वृद्धि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। इसके बाद उद्योगों, ये यहाँ पे कटा हुआ ऐसा कुछ भी नहीं है, ये क्यों किया हुआ है? क्योंकि जो अभी लास्ट बैच के जो बच्चे थे थोड़ा से मतलब कमज़ोर टाइप के बच्चे थे, इसलिए उनको थोड़ा कम लिखवाया गया है, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे क्रॉस लगा हुआ है। इसके बाद उद्योग खनिजों, इसके बाद क्या हुआ? उद्योगों खनिजों के विकास। इसके बाद देखिए, इसके बाद उद्योगों खनिजों के विकास, परिवहन व संचार तथा सामाजिक सेवाओं को स्थान दिया गया। प्रथम स्थान तो किसको दिया गया? खाद्य पदार्थों में वृद्धि को दिया गया। प्रथम स्थान खाद्य पदार्थों में वृद्धि को दिया गया। दूसरा स्थान किसको दिया गया? उद्योगों को दिया गया। तीसरा खनिजों के विकास को दिया गया। चौथा परिवहन और संचार को दिया गया और पांचवा सामाजिक सेवाओं को दिया गया, ठीक है ना। इस प्रकार से प्राथमिकता में रखा गया है इन सबको। उपलब्धियां देख लीजिए आप इसकी, तीसरी पंचवर्षीय योजना की। सभी पंचवर्षीय योजनाओं में यह सबसे असफल पंचवर्षीय योजना रही है। बात हमने की है ना, यह सबसे असफल पंचवर्षीय योजना रही है। और हमने चार्ट में देख लिया था ना कि लक्ष्य दर तो इसमें कितनी रखी गई थी? 5.6% रखी गई थी, जबकि प्राप्ति कितनी की हुई है? 2.8 की। तो आप समझ सकते हैं कि जितनी लक्ष्य दर रखी गई उससे आधी ही इसमें प्राप्त हो पाई है। जितनी लक्ष्य दर रखी गई उसकी आधी ही इसमें प्राप्त हो पाई है। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ये सभी पंचवर्षीय योजनाओं में सबसे असफल, या जिसको हम फेल कह सकते हैं, सबसे फेल योजना रही है, सबसे असफल योजना रही है, ठीक है ना। हरित क्रांति का प्रारंभ इसी योजना में हुआ और हरित क्रांति असफल रही है। ये पदार्थों में वृद्धि को इसमें प्राथमिकता दी गई है, तो खाद्य पदार्थों में वृद्धि में प्राथमिकता को प्राप्त करने के लिए या वृद्धि करने के लिए हरित क्रांति का प्रारंभ इस योजना में ही किया गया। कब किया गया? 1966 में। हरित क्रांति का प्रारंभ कब किया गया? 1966 में। और भारत में हरित क्रांति को लाने का जो श्रेय है वो किसे दिया जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन को, ठीक है ना। इस चीज़ को आप ध्यान कर लेंगे। इस योजना के असफल होने के प्रमुख कारण, अब सभी पंचवर्षीय योजनाओं में सबसे असफल
पंचवर्षीय योजना ये क्यों रही, इसके पीछे क्या कारण है? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना मॉडल 3 लोगों के द्वारा, तीसरी के तुरंत बाद एक वर्ष की 3 वार्षिक योजनाएं, और 3 वार्षिक योजनाएं चलाने के पीछे कारण क्या रहा? क्योंकि ये सबसे असफल पंचवर्षीय योजना रही है, इसलिए पंचवर्षीय योजनाओं का जो प्रारूप है वो तैयार नहीं किया जा सका, इसलिए लुढ़कती हुई या रोलिंग प्लान के रूप में, लुढ़कती हुई या खिसकती हुई पंचवर्षीय योजनाओं के रूप में एक वर्ष की वार्षिक योजनाएं बनाई गई। तो यहाँ पे तीसरी के लिए, तीसरी पंचवर्षीय योजना के असफल होने के पीछे 3 प्रमुख कारण माने जाते हैं, उनकी हम बात कर लें। एक तो 1962 में चीन के साथ युद्ध हो गया, ठीक है ना। तीसरा कारण क्या है? 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हो गया, और 1966 के पश्चात 1966 के समय क्रमशः अकाल व सूखे का प्रभाव पड़ना, अकाल व सूखा पड़ गया, ठीक है ना। 1966 के तुरंत बाद में क्या हुआ? अकाल व सूखा पड़ गया। इसलिए यह तीनों कारणों की वजह से तीसरी पंचवर्षीय योजना सबसे असफल पंचवर्षीय योजनाओं में रही है, ठीक है ना, जिसके पीछे ये 3 कारण हैं। अब आप समझ सकते हैं कि दो अंतर्राष्ट्रीय युद्ध लड़ने के बाद में देश की अर्थव्यवस्था कितनी निम्नतम स्तर पर आ जाती है ना, और 1966 में अकाल व सूखे की स्थिति पड़ जाती है। तो ये भी एक मुख्य कारण रहता है। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के असफल होने के पीछे 3 प्रमुख कारण यहाँ पे माने जाते हैं, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आगे की बात हम कल क्लास में करेंगे।